हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पिछले क्लास के बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल दिया था और वो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको आपको लगातार उस पर काम करना है, उन सब के स्ट्रक्चर बनाते रहना है और उससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है ना। अभी तक का जो पार्ट था बॉन्डिंग के अंदर वो मैंने आपको बहुत प्रीवियस जो क्लासेस थी, प्रीवियस आपके जो क्लास थे, प्रीवियस जो क्लासों में आपने पढ़ा है 9th-10th के अंदर, उनकी जो बॉन्डिंग का फिनोमेना था उस पर बेस्ड अभी तक हम लोग चल रहे थे। आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का अपना जो थीम होता है, जो तरीका होता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बनाए, स्केलेटन बनाया, उसके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बनाया और अब हम लोग इसके एक अलग पोर्शन में जाना चाहते हैं। स्ट्रक्चर को लेकर आप काम बहुत सारा और भी कर सकते हैं, बीच बीच में आप उसको रिवाइज करते रहिए, जिनमें से कुछ आयंस के बारे में बहुत डिटेलिंग आपको तैयार रहनी चाहिए। एजाइड आयन जो मैंने बताया था, डाईएजोमीथेन बताया था, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स, फॉस्फोरस के, सल्फर के, हेलोजन्स के, तो इन सब पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। बाकी जैसा है वो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, चलेंगे। अब हम लोग आज बात कर रहे होंगे इंडिविजुअल आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आयनिक जो कंपाउंड होगा, तो हमें सबसे पहली बात तो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स क्यों बनता है, कैसे बनता है, उन सब की एक डिटेल पे तो हम लोग बात कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा और फिर जो आयनिक बॉन्ड बना उसके प्रिपरेशन पे बात करेंगे, उसको बनाने में किस तरह से एनर्जी का क्या रोल होता है उस पर बात करेंगे और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे भी आज हम लोग बात करेंगे। तो आयनिक को जहां तक लिया जाए, आयनिक को पढ़ा जाए अगर, तो आपको पता है कि एक एटम ए और दूसरा एटम बी, इन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बना है वो मैंने बताया था कि इस पे X प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स है और एक बी एटम है, उस पे माइनस का Y चार्ज है और दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको आप नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कंडीशन है, उनको लेकर हम लोगों ने बात की थी कि एक ए एटम अपने से कुछ x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे और ऑक्टेट पूरा कर ले, ऑक्टेट कंप्लीटेड एटम हो जाए, आयन बोल सकते हैं आप। और कैसे ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करके, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर किया और जिससे ये X प्लस में ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑब्वियस बात है कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकलने वाली बात करेंगे तो मेटल होगा, मेटल नेचर होगा। मेटल नेचर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाली बात इसके अंदर होनी चाहिए, यानी जब ए एटम अपने से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तभी ऐसा हो सकता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। और सिमिलरली बी जो पार्ट है वो कुछ y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीटेड एटम होगा। ठीक है, आयन होगा, आप आयन लिख सकते हैं, कंप्लीटेड आयंस। अच्छा, ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दिस शुड बी नॉन मेटेलिक नेचर, तो नॉन मेटल नेचर होगा। तो ये खास बात है क्योंकि तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और इसके बाद बने हुए इस कैटायन और बने हुए इस एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आयनिक बॉन्ड को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप आयनिक कंपाउंड बनाते हो तो ए और बी दोनों एटम में से कोई एक मेटेलिक पार्ट होगा और कोई एक नॉन मेटेलिक पार्ट होगा। ठीक है ना।
तो अब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर एक एटम है ए जो कि x इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपनी ऑक्टेट को पूरा करने वाला एक कैटायन बनाता है, और एक बी ऐसा एटम है जो y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनाता है और ये भी ऑक्टेट पूरा है, और उसके बाद जो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या इसका एक और नाम भी आप लिखते हो और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अब एक बात जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मेटेलिक नेचर किसी एटम में या नॉन मेटेलिक नेचर किसी एटम के अंदर किस प्रॉपर्टी के कारण आता है, तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपसे बोला ही जाता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके अंदर नॉन मेटेलिक नेचर होगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो मेटेलिक होगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हमें कोई एक दायरा फिट करना होगा कि हम कैसे जान जाएंगे कि ये मेटल ही रहेगा और ये नॉन मेटल कैटेगरी में होगा। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे हम कुछ बता सकते हैं? तो यहाँ पे एक कंडीशन जरूर बताई गई, और वो बताई गई कि अगर आप ए और बी के बीच एक आयनिक बॉन्ड को बना रहे हैं तो आपसे बोला गया कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन 1.7 की बात यहाँ पे की जाती है। तो ये एक जनरल डेटा है, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है कुछ मेथड्स के थ्रू, तो अभी हम बाद में बात करेंगे उस पर। तो ये एक बात बताई गई कि अगर किन्हीं दो एटम के बीच ए और बी, ये तो प्राइमरी बात है कि एक मेटल होना चाहिए या एक ऐसा होना चाहिए एटम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता हो, दूसरा एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, तभी वो कैटायन आयन बनाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, लेकिन उसके मेटेलिक होने या नॉन मेटेलिक होने का भी एक रेंज होना चाहिए। तो उस रेंज को डिफाइन करने के लिए बताया गया कि अगर किसी दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा है तो आप ये बोल सकते हो कि वो आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करेगा, वो कैटायन और अनायन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसका मतलब अगर 1.7 नहीं होता है तो ऐसे केस में आयनिक ना होकर वो कोवेलेंट की कैटेगरी में जा सकता है, तो वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात हम लोग कर सकते हैं, बट मैं इस पर और भी डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल आयनिक कंपाउंड को लेकर जो प्राइमरी बात है वो ये है कि किसी एक मेटल और किसी एक नॉन मेटल को आपने लिया और उससे किस तरह से आयनिक बॉन्ड बना, और आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए वो 1.7 से ज्यादा या इक्वल बता सकते हैं आप। अब मैं बात करूंगा कि कोई आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, उसकी प्रिपरेशन थ्योरी पे एनर्जी का क्या रोल है, उसको लेकर एक इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बात करते हैं उस पर हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इस पे बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम कैसे करें, तो कैसे हम इसको बना सकते हैं और उसमें एनर्जी का क्या रोल है। तो ऑब्वियस बात है, जब आप कोई कंपाउंड बनाएंगे तो मैं फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड फॉर्म में जो बनता है 1 मोल ले लेता हूँ, इसको हमें बनाना है। ठीक है, मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप जनरलाइज भी लिख सकते हैं। तो मैं एक NaCl को बना रहा हूँ, और कैसे बनेगा, नेचर में सोडियम और क्लोरीन जिस फॉर्म में आपको नेचर में एग्जिस्ट करता हो तो वो आप बताएंगे। तो सोडियम किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, है ना, एंड क्लोरीन Cl2 गैस मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो ये मटेरियल आपको नेचर में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन और सोडियम। तो इन दोनों, ये दोनों पास आपके पास रॉ मटेरियल होंगे, क्या क्या,
सोडियम और क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल। अब इससे हमें क्या करना है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड जैसा आयनिक सॉलिड बनाना है। तो ऐसा तो नहीं कि अपने आप बन जाएगा, उसके पीछे बनने में क्या क्या एनर्जी के स्टेप हैं, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, उसको हम लोगों को समझना है। तो ये जनरलाइज है, तो मैं उसी स्टेप पे बात कर रहा हूं। सबसे पहले फॉलोइंग स्टेप जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले काम स्टेप 1 में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं फिर समझा दूं, हमें सोडियम एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली जो बात आप करते हो किसी एटम से, उसका मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन। और ध्यान करिए, आयनाइजेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम को एटॉमिक फॉर्म जो है वो गैसियस फेज में आना चाहिए। और ये सब छोड़ भी दीजिए, आप ऐसे ही समझ लो, अगर आपके पास सोडियम का कोई सॉलिड मटेरियल है, आप हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो सॉलिड को जैसे हीट करोगे तो ऐसा नहीं सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे। पहले क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा, या हो सकता है डायरेक्ट भी गैस आ जाए, वो सब्लिमेशन होता है। फिर गैस बनने के बाद फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सीधे सीधे निकलने लगे। तो वही स्टेप आपको यहाँ पे दिखाने हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि सोडियम सॉलिड से सोडियम के गैस का बनना। तो ये जो प्रोसेस है, इसके रिएक्शन का डेल्टा एच हम लोग, डेल्टा एच मतलब रिएक्शन में जो एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, बिकॉज आपको हीट इसमें देनी होगी, क्योंकि अपने से नहीं होगा सॉलिड से गैस में बदलना। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, सब्लिमेशन। इसको हम लोग नाम देंगे सब्लिमेशन, ठीक। तो ये एक सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया कि सोडियम सॉलिड से आपने सोडियम का गैसियस एटम बना दिया। 1 से 1 मोल बन रहा है, ये भी ध्यान रखें। अब हमारे पास स्टेप 2 होगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि जब सोडियम का गैसियस एटम आ गया, अब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और Na+ गैसियस आयंस बन गया। और ये प्रोसेस भी कैसा होगा, डेल्टा H2 में लिख देता हूं, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी एंडोथर्मिक होगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, आयनाइजेशन, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को क्या नाम देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी का ही फॉर्म है। तो अब आप सोडियम गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, और इस केस में आप यहाँ पे डेल्टा H2 पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक। तो आपके पास ये सोडियम आयन तैयार हो गया, और ये कैसा है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है। तो ये तो एक स्टेप हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो स्टेप 3 में अब क्या होगा, स्टेप 3 पे आ जाते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो क्लोरीन का गैसियस मॉलिक्यूल होगा, जब आप उसको एनर्जी देंगे, तो पहले मॉलिक्यूल से किसमें बदलेगा, वो एटम में, यानी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 2Cl एटम गैसेस आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा डेल्टा H3, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ये भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि अभी आप एनर्जी देंगे तभी ब्रेक होगा। लेकिन इसको हम लोग नाम देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 मोल ही तो बनाना है, और यहाँ क्या बना है, 2, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। अगर ये हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो एनर्जी में भी क्या करना होगा, हाफ को डिवाइड करना होगा, मतलब डेल्टा H3 जो होगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ। क्लियर। तो 3 स्टेप आपने दिखा दिए कि हमने पहले क्या किया, सोडियम सॉलिड को गैस में बदला, मतलब वो सब्लिमेशन का प्रोसेस था। गैस में बनने के बाद फिर उसका आयनाइजेशन किया गया, वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और वो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन पोटेंशियल है। इसके बाद तीसरे स्टेप पे आए हम, हमने क्लोरीन गैस जो कि मॉलिक्यूल फॉर्म में होगी, तो आप उसको एटॉमिक फॉर्म में लाएंगे, और ऑब्वियसली अगर आप एटॉमिक फॉर्म में ला रहे हैं तो वहां भी पॉजिटिव एनर्जी, डेल्टा H पॉजिटिव होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी, और वो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ हाफ क्यों किया है, उसका कारण हमें चूंकि 1 मोल Cl ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट है 1 मोल का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जरा इसके और आगे बढ़ता हूं, इसको भी लिखा रहने देते हैं।
अब मैं अगर बात करूं स्टेप थर्ड के बाद, मैं स्टेप 4 यहां लिख रहा हूं। अब जो Cl गैसियस एटम आया आपके पास, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा और यहाँ Cl माइनस गैसियस बनाना होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। रीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन का जेड इफेक्टिव होगा, अपने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा और ये नेगेटिव में है, माइनस में होगा। ठीक, तो ये चारों स्टेप के बाद आपने सोडियम आयन गैस और क्लोराइड आयन गैस ये दोनों बना लिया। और अब फाइनल स्टेप क्या होगा इसके अंदर, वो जरा समझते हम लोग। अब जो सोडियम आयन गैस है और क्लोराइड आयन गैस है, वो दोनों कंबाइंड होंगे और NaCl सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगा। और ये कितना बना? 1 मोल। तो ये जो बना है, ये भी प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हीट बाहर आएगी। रीजन, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स में हमेशा हीट बाहर आती है। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिस भी प्रोसेस में रिपल्शन हो रहा होता है उसमें आपको प्रोसेस में एंडोथर्मिक यानी एनर्जी आपको देना पड़ेगा, और जहां कहीं भी अट्रैक्शन हो रहा होगा अपने से होगा, वो प्रोसेस में हीट बाहर आएगी। तो अब आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं एक एक करके इसको दोबारा से डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने ये पहला स्टेप दिखाया, सोडियम आयन यहाँ बन गया, ये तीसरा स्टेप है, फोर्थ स्टेप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप है। यहाँ पे एक चीज जरा यहाँ पे समझिएगा, मैं इसको और डिटेल पे भी समझाता हूँ आपको। ये है क्या, ये कैसे आप समझ गए गैस से सॉलिड हो गया? अच्छा, किसी गैस और सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है? पार्टिकल की डिस्टेंस को लेकर। तो ऐसे सोडियम आयन गैस, Cl माइनस, बहुत सारे आयन गैस में ऊपर गैसेस फेज में होंगे, अलग अलग जगह टहल रहे। आपने क्या किया? सबको पकड़ के एक जगह बंद कर दिया। अगर सबको पकड़ के एक जगह बंद कर देंगे तो अपने आप वो सॉलिड हो जाएगा। ऐसा थोड़ा होता कि गैस से सॉलिड हो नहीं सकता। क्या है डिफरेंस? केवल उनकी डिस्टेंस को लेकर। तो हमने जो डिफरेंट जगह सोडियम आयन, क्लोराइड आयन थे, उन सबको पकड़ के एक साथ बाइंड कर दिया, और बाइंड करने के बाद एक डेफिनेट शेप बना दिया, और वही क्या हो गया? उसका सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया। तो NaCl का जो आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ इसी तरह से होगा, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा और इस तरह का एक सॉलिड बन गया होगा। आपसे बोला गया कि इन दोनों के बीच ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको आप नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। मैं इस पर और डिटेल पे बात करूंगा, अभी मैं अलग से बात करता हूं। तो अब हमारे पास किसी आयनिक सॉलिड को बनाते समय आपके पास 5 स्टेप यहां पर दिखे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 5 ही स्टेप होंगे, स्टेप और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हमारा काम क्या होगा? जिस भी फॉर्म में आपको मेटल दे रखी हो, जिस भी फॉर्म में नॉन मेटल दे रखी हो, उसको आपको गैसियस आयन में बदलने होंगे, और उनके आयन बदलने के बाद फिर उनके बीच सिंपल सा लैटिस एनर्जी रिलीज करते हुए आयनिक सॉलिड बनाना होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक बार सिक्वेंशियल लिख देता हूँ, पूरी बात जो आपने लिखी। तो मैं सभी स्टेप को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप 1 आपने जो लिखा वो सोडियम का सॉलिड था। सोडियम को आपने गैसेस फेज में लिया, ये डेल्टा H1 था जो कि पॉजिटिव है, और इसे आप नाम देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, या इसी को आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 2 में आए हम लोग। यहाँ पे सोडियम का गैसियस एटम है और अब यहाँ पे Na+ बना रहे हैं गैस, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इस प्रोसेस में भी डेल्टा H2 है और ये भी पॉजिटिव होगा, और इसको आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और फिर अगेन स्टेप 3 हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने Cl2 गैस का मॉलिक्यूल लिया था लेकिन हाफ कर दिया था, तो Cl 1 मोल मिले, और ऐसा इसलिए
यहाँ पे डेल्टा H3 है और ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 लिख देते हैं क्योंकि आपने हाफ बनाया है। इसके बाद स्टेप 4 में हम लोग आए और यहाँ पे जो Cl गैसेस एटम था उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया, Cl माइनस गैस बना, और ये प्रोसेस जो है डेल्टा H4 इज इक्वल टू, माइनस में निगेटिव में क्यों, एक्सोथर्मिक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर लास्ट में स्टेप 5 जो आया उसमें Na प्लस गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस, इन दोनों को जोड़कर आपने NaCl सॉलिड बना दिया जो कि 1 मोल है। तो ये जो प्रोसेस है डेल्टा H5 ऑल्सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक, और ये जो नाम है इस एनर्जी का वो है लैटिस एनर्जी। ठीक, तो हमारे पास ये 5 स्टेप है, मतलब इन 5 स्टेप के थ्रू हम लोग NaCl सॉरी सोडियम सॉलिड और जो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल था उससे हम NaCl में पहुंच गए, आयनिक सॉलिड को बना लेते हैं और 1 मोल बना लेते हैं। तो इसको बनाने में जो टोटल एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर आप बात करें तो इसके लिए हमें सबको ऐड कर देना होगा, कहीं लगा कहीं मिला, ओवरऑल एनर्जी हमें ऐड करनी होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना होगा, डेल्टा H जो फाइनल होगा फॉर्मेशन F लिख देते हैं, तो इन सब एनर्जी को एल्जेब्रिक सम में ऐड कर देते हैं। तो पहला क्या है, सब्लिमेशन S प्लस, उसके बाद क्या है, आयनाइजेशन कैसा है IE, ठीक है, फिर प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, तो BDE बाई 2 यानी हाफ रखेंगे इतना, और उसके बाद फिर माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और फिर माइनस L। तो अगर आप ध्यान दें तो ये 5 स्टेप आपको यहां दिख रहे हैं। इन पांचों स्टेप में 3 स्टेप क्या हैं आपके लिए, वो पॉजिटिव है, और 2 स्टेप कैसे हैं, ये तीनों पॉजिटिव हैं। इसकी बात इन तीनों को करें तो पॉजिटिव और ये निगेटिव है। ठीक, अच्छा, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का से हमें क्या फायदा होगा, मैं उस पर आऊंगा अभी। तो देखिए इनमें 3 स्टेप हैं, एक सब्लिमेशन एनर्जी, आप सब जानते हैं सब्लिमेशन के बारे में, आयनाइजेशन के बारे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इलेबोरेशन किया गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जानते हैं, लैटिस एनर्जी आप अभी उस लेवल पर नहीं जानते, मैं उसी को समझाऊंगा अभी। और तो एक चीज जरा समझिएगा, इन 5 एनर्जी पे ही, इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन की एनर्जी। अच्छा, अगर हम कोई आयनिक सॉलिड बनाना चाहेंगे तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हमें बनाने में एनर्जी कम देनी पड़े, बल्कि मिलने लगे तो और फायदे वाली बात है। कोई भी प्रोसेस में अगर हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, अपने से आने लगे तो और अच्छी बात है और अगर देनी पड़ रही तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम देनी पड़े। तो हम ये मानेंगे कि वो जो बना हुआ आयनिक सॉलिड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छे का मतलब क्या है, स्टेबल होगा। तो कुल मिला के हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड हमें इस बात की जानकारी दे देता है कि बनने वाला आयनिक सॉलिड कितना स्टेबल है, वो कितना स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस में अपने से बन रहा है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर देनी पड़ रही है तो कितनी कम देनी पड़ रही है, कितनी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो ओवरऑल आप इस हीट ऑफ फॉर्मेशन से हमें क्या सीखने को मिल जाता है कि हम जो बने हुए आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं वो अपने आप में कितना स्टेबल है। अच्छा, आप कोशिश अगर इसके मिनिमम होने की करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो हमें क्या फैक्टर याद रखने होंगे, हम ये चाहेंगे कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है कम से कम रहे और ये निगेटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे, यही सोचेंगे ना हम लोग। अगर हमें ये कोशिश करनी है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कम से कम रहे, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और बता रहा हूं आपको, और मैं इसको रफ कर देता हूं। इस इक्वेशन को लेकर आएंगे अभी हम लोग। तो हम यहां पे लिख देते हैं फॉर द
मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, हम लोगों को 2 पॉइंट याद रखने होंगे। पहला, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो। हम ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम वैल्यू रहनी चाहिए। सॉलिड मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उतना अच्छा है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो अगर आप इसको हाई रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू ज्यादा रहेगी और पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसको अगर आप ज्यादा रखेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू डोमिनेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, ये वैल्यू कम से कम रहेगी। और अगर आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन मिनिमम आता है तो उससे आप सीधा सीधा रिलेट क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड से सीधा रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी सॉलिड की उतनी ज्यादा होगी, इनवर्स में है। तो हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट क्या है। अच्छा चलो 2 मिनट उस पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने कहा था कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए जरूरी क्या है कि ए और बी के बीच ए मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल हो। इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, अगर S और IE ये कम हो, ये दोनों, तो ये कम किसके लिए होंगी, जो मेटल होंगी। मेटल में अगर बहुत इजीली सॉलिड से गैस बदलने की टेंडेंसी हो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेटल में भी तो कंपैरिजन किया जा सकता है ना। तो ये कम किस में होगा, मेटल्स में। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब ज्यादा ज्यादा मेटेलिक नेचर, ये भी बात सही है, इसीलिए ये देखो लो आ रही। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हालांकि इससे अलग रिलेट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसका होता है, नॉन मेटल का, ये भी बात सही है। और ये फैक्टर अलग है। तो हम ये मोटे तौर पे बोल सकते हैं ये और ये और ये, इन 3 फैक्टर में। तो ये दोनों चीजें किसके लिए वैलिड हो रही, मेटल के लिए, और ये वैलिड किसके लिए हो रही, नॉन मेटल के लिए। तो हमारे पास मोटे तौर पे सीधी सीधी बात ये आ गई कि अगर आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को बना रहे हैं, आयनिक सॉलिड को बना रहे हैं और हीट ऑफ फॉर्मेशन में मिनिमम वैल्यू लगती है, तो इसका मतलब वो बनने वाला जो आयनिक सॉलिड है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, वो भी एक फैक्टर यहाँ पे समझ आ रहा है। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर NaCl को लेकर बना दिया है। अब मैं थोड़ा सा आयनिक सॉलिड के और भी एग्जांपल्स लेता हूँ, और एक काम करते हैं, जरा लैटिस को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैटिस की जहां तक आप बात करते हैं, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो लैटिस, पहले तो मैं लैटिस टर्म का मतलब बताता हूँ। लैटिस टर्म का मतलब होता है नेटवर्क। लैटिस का हिंदी का जो मतलब है वो जाल, नेटवर्क, जाल जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क बना देना, मकड़ी वगैरह देखते हो ना, उसका जाल बन जाता है, नेट। तो लैटिस का मतलब भी जाल है। अब ये जाल कौन सा है, जाल का मतलब ये है कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, या कोई कैटायन एनायन, कैटायन एनायन अल्टरनेट पोजीशन में अरेंज्ड है, और वो सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सब एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं। तो दिस इज द नेटवर्क, दिस इज द लैटिस। तो ये जाल बनाने के लिए, और कहां से बना रहे हैं हम लोग, वो जब अलग अलग आयंस थे उन सबको लेकर हमने एक जाल बनाया, एक नेटवर्क बनाया और लैटिस बनाया, आप ये बोल सकते हो। और उसी लैटिस को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2 बातें हैं, फिर अलग से लिख रहा हूं, सोडियम आयन गैस प्लस Cl माइनस गैस, इट गिव्स NaCl, 1 मोल सॉलिड है। तो ये प्रोसेस में एनर्जी आपको मिली, और ये लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस का मतलब सीधा सीधा मैं फिर समझा दूं, नेटवर्क है। और नेटवर्क किस तरह का है वो भी एक इन जनरल समझा सकते हैं। जैसे Na प्लस लिखा है, Cl माइनस यहाँ लिखा है, Na प्लस इधर लिखा है, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ सोडियम आयन है, ये Cl माइनस है, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, ये Cl माइनस। तो इनके बीच इस तरह का अट्रैक्शन फोर्स रहता है।
ठीक है ना। तो ऐसा नेटवर्क होता है इन दोनों के बीच। अट्रैक्शन फोर्स में दिखा रहा हूं, नीचे भी होगा ऐसे। तो ये जो नेटवर्क आप देखते हो, दरअसल यही इसी ही आप लैटिस बोलते हैं या इसे ही जाल बोल सकते हैं। तो जाल थोड़ा स्टैंडर्ड कम लग रहा है, तो और स्टैंडर्ड करने के लिए नेटवर्क बना सकते हैं आप। तो ये जो लैटिस बन के तैयार हुआ है, और किससे मिलकर बन के तैयार हुआ है? फ्री आयन से। पहले आयंस फ्री थे और उन सबको हमने कंबाइन करके एक जगह बाइंड कर दिया। तो जो इस तरह से लैटिस बनाया है, जिसमें देखो Cl के आसपास चारों तरफ नाइट्रोजन बाहर भी होंगे, तो ये लैटिस है। तो आपसे डेफिनेशन कैसे पूछा जाता है? Released amount of heat for the formation of 1 mole ionic solid from its gaseous ion। मैं फिर रिपीट कर दूं, energy released during the formation of 1 mole ionic solid from its gaseous ion is known as lattice energy। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सब लिखेंगे भी नोट्स की तरह। energy released during the formation of 1 mole ionic solid from its gaseous ion। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें 1 मोल ही बनाना है, डेफिनेशन में हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू रखी जाती है। अच्छा, इस बात को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं। यहां तुमने इधर बता दिया, अगर हम इससे यहां तक पहुंचे तो आपको वही एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो आप दूसरा भी वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate the lattice of 1 mole ionic solid is known as lattice energy। सिंपल सी बात। मैं फिर रिपीट कर दूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड, मतलब 1 मोल आयनिक सॉलिड जो आपने लिया उसके लैटिस को ब्रेक करना है और उसको गैसियस आयन में ब्रेक कर देना है। तो एनर्जी जितनी लगेगी उसको आप क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। तो दोनों तरीके से आप उस चीज को समझ सकते हैं। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड to break the lattice of 1 mole ionic solid is known as lattice energy। या आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो जैसा आप समझे वो दोनों बेहतर है, दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल लैटिस को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे समझा दूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि लैटिस एनर्जी जो है उसके ओरिजिन पे जाते हैं कि लैटिस एनर्जी आखिर डिपेंड किस पे कर रही है। अच्छा, एनर्जी रिलीज्ड क्यों हो रही है? क्योंकि एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। तो ऑब्वियस बात है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब A प्लस और B माइनस, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी अट्रैक्शन से ही आप क्या देख रहे हैं? तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है फोर्स। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लैटिस उसका उतना ज्यादा होगा। किन्हीं भी दो कैटायन एनायन के बीच फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उतनी स्ट्रांगली हीट बाहर आएगी। तो ये बात तो हम लोगों को समझनी है। तो अब ये फोर्स ज्यादा कैसे होगा? तो वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो चार्ज और दूसरा क्या हो गया? रेडियस। तो अब दोनों में पहला पॉइंट क्या होगा कि जितना ज्यादा चार्ज हो आप उतना मानेंगे। जैसे मैं NaCl की बात करूं और बात करूं Mg+2 और O-2 में, तो यहां +1+1 चार्ज है और यहाँ +2+2 चार्ज है। तो लैटिस एनर्जी जो MgO का होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। बात समझ आ रही? तो सबसे पहला फैक्टर तो आप यही देखोगे कि जितना ज्यादा चार्ज होगा आप उतना स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। ठीक, तो इन दोनों में लैटिस एनर्जी की फैक्टर आप देखें, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। जितना ज्यादा कैटायन एनायन पे चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा,
और उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि उसका लैटिस भी ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया वो है रेडियस का। रेडियस कैसे? क्योंकि आर पे भी डिपेंड करेगा, तो रेडियस जितना कम होगा उतना उस एनायन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो कुल मिला के जो कैटायन एनायन होने चाहिए वो स्मॉलर साइज के होंगे, तो उनमें लैटिस ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे मैं एज एग्जांपल आपसे बोलूं, LiCl, NaCl, KCl, ये तो इनमें ये कॉमन है, बट हम ये बात कर सकते हैं कि ये कैटायन बड़े साइज का आ रहा है तो यहाँ लैटिस क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक, यहाँ नीचे आने पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे कि लैटिस एनर्जी ज्यादा किस आयनिक सॉलिड की होगी, उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि जो एनायन का कैटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपके पास चार्जेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, कुल मिला के जो चार्ज डेंसिटी है, जिसको डेंसिटी बोल सकते हैं आप, वो ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आपके बीच यहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा आपको दिख जाए। तो मोटे तौर पे आपने लैटिस एनर्जी सीखा। लैटिस एनर्जी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कंपेयर किया जा सकता है, ये सब बातें आपको मोटे तौर पे आनी चाहिए। तो ये हम लोग बात समझ रहे हैं। अब मैं आयनिक सॉलिड को बनाने के लिए इन सब फैक्टर्स का यो लेना देना बहुत है, साथ ही साथ जो आयनिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी को लेकर भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन का कम होना। और हीट ऑफ फॉर्मेशन कम किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो फिक्स होता है, तो मेन बचा क्या? लैटिस एनर्जी। तो आप ये भी डायरेक्टली बोलते हैं कि किसी भी आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लैटिस एनर्जी किसी आयनिक सॉलिड का जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी आयनिक सॉलिड की उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने लैटिस को लेकर बहुत फोकस बातें की हैं आपसे, और लैटिस को आप भी बहुत फोकस तरीके से रखिएगा क्योंकि इस पर बहुत आगे यूज होने वाला है। तो अब हम लोगों ने ये बात की, लेकिन मैं एक दो एग्जांपल अब आपको आयनिक सॉलिड के और ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तो केवल NaCl की ही बात की है, तो बाकी को भी बना के जरा एक बार देखते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल MgO फ्रॉम मैग्नीशियम सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इससे हमें 1 मोल आयनिक सॉलिड MgO बनाना है। तो इसमें क्या किया जाए? स्टेप आपके पास वही है। सबसे पहला स्टेप, मैग्नीशियम सॉलिड है, आप इससे मैग्नीशियम को गैस फेज में बदलेंगे। ये गैस गैस ना नजर आने लगे आपको। तो ये जो प्रोसेस है ये डेल्टा H1 है, पॉजिटिव होगा, और इसको आप सब्लिमेशन लिख सकते हो। ठीक, स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा? Mg जो गैस आया, अब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, Mg+2 बनता है और दो स्टेप दिखाने पड़ेंगे, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जाते। तो Mg+1 गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये डेल्टा H2 होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इसको आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, IE फर्स्ट। ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड। तो Mg+1 के बाद गैस में फिर फर्दर Mg+2 निकला, बन गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन बार यहाँ भी डेल्टा H3 है, और H3 में अगेन पॉजिटिव है, और इसको आप क्या लिखेंगे? IE सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इन तीनों स्टेप के बाद फिर हम लोग बात कर रहे होंगे स्टेप 4 की। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है गैसेस फेज में, इसको हम लोग 2 ऑक्सीजन एटम बदल दें, लेकिन हमें 2 की जरूरत है नहीं, तो इसको भी आप हाफ कर सकते हो, ऐसे लिख दें। तो ये भी प्रोसेस डेल्टा 4H, डेल्टा H4 है, और ये भी पॉजिटिव होगा, और आप इसको लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। अगेन स्टेप 5th में
ऑक्सीजन गैस है और इसमें भी अब इलेक्ट्रॉन भी एक एक करके ही जाएगा, तो O-1 गैस बन रहा है और ये डेल्टा H5 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली वाली कैसे रहती है, नेगेटिव, तो ये EA फर्स्ट होगा। फिर स्टेप लास्ट में हम लोग 6 में आ गए, यहाँ O- से एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट हुआ और O-2 बना। एक बात ध्यान रखिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, पॉजिटिव, याद है आपको, ये मैंने एक्सप्लेन किया था वहां सब, तो ये आप सेकंड लिख सकते हैं, ठीक। और अब फाइनली आपके पास जाके लास्ट स्टेप होगा, यानी Mg+2 बन चुका है गैसेस फेज में और ऑक्साइड आयन बन चुका है और वो कंबाइंड होके MgO सॉलिड बनेगा और ये जो प्रोसेस है वो डेल्टा H7 होगा और ये भी एक्सोथर्मिक है और दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो जहां पे 5 स्टेप थे वहां पे अब 7 स्टेप हो गए। और क्यों हो गए वो आपको पता है कि आयनाइजेशन ऐसे एक साथ तीनों 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, तो आपने 2 स्टेप बढ़ा दिए वहां, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी 2 स्टेप आपको दिखाने पड़े। तो अब यहाँ पे जैसे 7 स्टेप हो गए, ठीक। तो ये एक पूरा सीक्वेंस, अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखें इसमें, अगर मैं यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखता ऑफ MgO, तो हमें क्या क्या लिखना होता, सब्लिमेशन प्लस IE फर्स्ट हो गया, प्लस IE सेकंड हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 हो गया हाफ, फिर क्या हुआ, माइनस में EA आ गया फर्स्ट, फिर प्लस में EA2 आ गया, फिर माइनस L लिखा। तो ये सब आप एक साथ ऐड कर सकते हो, ठीक। तो फिलहाल हम लोग प्राइमरी लेवल पे तो बात समझ ही गए थे कि किसी भी आयनिक सॉलिड को बनाने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है और उनमें मोटे तौर पे आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबका रोल होता है, जिसके बेसिस पर आप आयनिक सॉलिड को बनाते हो। अब मैं एक बात, इसी तरह का एक और आप स्टेप फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 आयनिक सॉलिड आप बना रहे हो फ्रॉम एल्युमिनियम सॉलिड और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ भी आपको एल्युमिनियम में 3 स्टेप दिखाने होंगे, Al+1, Al+2 एंड Al+3। तो इस पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो ऐसे अपने अलग अलग तरीके से आयनिक सॉलिड बनने के प्रोसेस को आप समझते हो। तो अब हम लोग फिलहाल आयनिक सॉलिड को समझने के लिए, आयनिक सॉलिड पे बेस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो लैटिस एनर्जी को लेकर है। और लैटिस एनर्जी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो फाइनली मैं फिर एक बार बता दूं। तो लैटिस एनर्जी का जो डिपेंडेंसी है वो आयंस पे चार्ज पे है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा लैटिस होगा। और दूसरा, आयन का साइज भी छोटा होना चाहिए, सो दैट आर की वैल्यू कम तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। लैटिस एनर्जी क्या है वो भी आप समझ गए। अब ये मोटे तौर पे हम लोगों ने ये बातें सब समझ ली कि लैटिस का मतलब क्या है, आयनिक सॉलिड को बनाने का मतलब क्या है। अब मैं इसके और भी अगले स्टेप में बढ़ता हूँ, तब तक आप एक बार इसको अच्छे से पूरी चीजें जो अभी तक बताई गई हैं वो एक बार आप देख डालिए। चलिए, तो अब हम लोगों ने जैसा कि आयनिक कंपाउंड पे जितनी बात थी वो हम लोगों ने पढ़ ली कि कैसे उसको बनाया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी किस फैक्टर को लेकर इम्पोर्टेंट है, और लैटिस एनर्जी का क्या रोल है, लैटिस को कैसे ज़्यादा देखा जाता है, लैटिस से स्टेबल आयनिक कंपाउंड कैसे हो जाता है, ये सब बातें की। अब मैं प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज पे हम लोगों को बात करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। अच्छा, मैं सबसे पहली एक प्रॉपर्टीज की जो बात करने जा रहा हूँ वो इसके स्ट्रक्चर की।
दरअसल ये एक लैटिस बनाता है। जो आयनिक सॉलिड की आप जब बात करते हैं ना, तो सॉलिड स्टेट में रहता है ये। तो ये तो क्लियर सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। जब आयनिक सॉलिड लिख रहे हैं तो सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी है। तो इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बने होते हैं, उसमें से एक कैटायन है, जैसे मैंने अभी बनाया भी था, एनायन हुआ, या फिर मैंने एक कैटायन लिख दिया, फिर यहाँ एक एनायन लिख दिया। ऐसे अल्टरनेट कैटायन एनायन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे B माइनस A प्लस, और यहाँ पे फिर A प्लस, B माइनस, और फिर ये A प्लस B माइनस, और इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये इसका नेटवर्क। ये हर एक आयनिक सॉलिड की कंडीशन है। इस तरह से एक नेटवर्क बना होता है। मैं इसको बना देता हूँ। तो इस तरह का एक लैटिस बना होता है। तो एक चीज जरा समझिएगा, एक A प्लस आयन को ये B माइनस, यहाँ B माइनस, ये B माइनस, और ये B माइनस, और आगे भी पीछे भी, इस तरह से भी। अब इसकी ये इसको बोलते हैं पैकिंग ऑफ कैटायन एंड एनायंस। ये डिफरेंट टाइप की होती है। और आयनिक सॉलिड के इस तरह के स्ट्रक्चर्स को लेकर एक स्पेसिफिक चैप्टर होगा 12th क्लास में, विच इज नोन एज सॉलिड स्टेट। आपको अलग चैप्टर ही पढ़ना है इस पे। तो आज अभी फिलहाल हम लोग इसकी पूरी डिटेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे केवल इतनी बात आपसे बता रहा हूँ कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उनमें कैटायन और एनायन के बीच मल्टीपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। मल्टीपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी मल्टीपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें लैटिस मिलता है, लैटिस होगा, और लैटिस के कारण ही आयनिक सॉलिड इतना स्टेबल सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो एक चीज तो ये आपको पता है जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब इसमें एक सबसे खास बात आप देखोगे, इसमें एक टर्म लिखा रहता है, जो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। मैं इसका जरा सिग्निफिकेंस आपको समझा दूं। ये देखिए, ये इतना आसान सा टर्म नहीं है, समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है, नॉन डायरेक्शनल है, प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिए। आपको याद नहीं करना, समझना भी है। तो नॉन डायरेक्शनल पढ़ने से पहले हम लोग जरा डायरेक्शनल की बात कर लें। बात समझ आ रही? डायरेक्शनल पे आ जाते हैं। तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जहां मैंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, वो दरअसल डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। वो डायरेक्शनल का मतलब क्या है? मैंने आपको इससे पिछली क्लास में जब स्ट्रक्चर बताए थे, तो मैंने आपको बताया था एक बात कि हर एक एटम के, और ज्यादातर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, तो हर एक एटम की पोजिशनिंग, हर एक एटम की जो जगह है स्ट्रक्चर में, वो फिक्स होती थी। वो मैंने बताया थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दरअसल वही नेचर कोवेलेंट का डायरेक्शनल होता है। मतलब अगर हमें, मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है, तो यहां मैंने H बनाया, यहां कार्बन लिखा, और ये नाइट्रोजन लिखा। मतलब कार्बन की पोजीशन मैं भी समझा कर, इस पे मैं बाद में आता हूं। ये मैं डायरेक्शनल बॉन्ड के बारे में समझा रहा हूं। डायरेक्शनल बॉन्ड जो कि कोवेलेंट है, कोवेलेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जैसे मैंने H, C और N, हमें ये पता है कि कार्बन बीच में है, हाइड्रोजन इधर है, नाइट्रोजन इधर है। मतलब कार्बन मिडिल में रहेगा, और लेफ्ट और राइट साइड में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। और यहां से आपने ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहां पर H, N और C कर दिया, है तो वही मॉलिक्यूल, लेकिन हमने इसको इधर उधर कर दिया,
तो ये बोथ आर डिफरेंट मॉलिक्यूल, बोथ आर डिफरेंट, मतलब इनमें जैसे ही मैंने एटम की पोजीशन बदल दी, डायरेक्शन बदल दी, ये तुरंत दो डिफरेंट कंपाउंड हो गए। और यही नेचर दिखाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, उसमें एक डायरेक्शन के थ्रू ही आप बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही आप एटम इधर से उधर चेंज करेंगे, उसका मतलब वो कंपाउंड बदल जाएगा। तो अब जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें कैसे बनेगा वो मैं समझा दूं। यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ देखिए पूरी कहानी बदल गई। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसको साइनाइड बोलते हैं आप, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। बात समझ आ गई। तो ये है डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब। और इस तरह से जो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपने देख लिए जिसपे एटम का इधर उधर चेंज है, दीज आर ऑल्सो नोन एज आइसोमर्स। आपने ये टर्म भी बहुत सुना होगा, दीज आर नोन एज आइसोमर्स टू ईच अदर। लेकिन जब मैं बात आयनिक सॉलिड की करता हूं तो Na प्लस Cl माइनस, इनका अट्रैक्शन ऐसे भी इसी तरह से था, और अगर आप Cl माइनस Na प्लस लिख दें तब भी कोई इस अट्रैक्शन में चेंज नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं इसको और अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने Ca प्लस 2 लिख दिया, Cl माइनस लिखा, तो ये Cl माइनस ऐसा नहीं कि इधर ही रहे, ये सभी जगह से आइडेंटिकल है ना 3D में। तो यहाँ पे अट्रैक्शन चाहे आप इधर से दिखा दो या इधर से दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल बदलता नहीं। या मैं इसको और तरीके से समझा देता हूं। तो यहां पर आप बात कर सकते हो कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो दरअसल नॉन डायरेक्शनल है, मतलब एटम की पोजीशन इधर उधर होने से उससे मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में जो कि डायरेक्शनल बॉन्ड थे उसमें क्या होता है, जैसे ही एटम की पोजीशन इधर से उधर अगर आप करेंगे तो वहां पर मॉलिक्यूल बदल जाता है, और वो बदले हुए फॉर्म को आप नाम देते हैं आइसोमर्स। बात समझ आ रही मेरी? बहुत बेसिक डेफिनेशन है सबकी। तो ये है इस डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब। और जब आप डायरेक्शनल सही समझेंगे तभी जाके आप आयनिक कंपाउंड के नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या? ये तो समझ गए हम, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ डायरेक्शनल का मतलब। नॉन डायरेक्शनल को समझने से पहले हम लोग डायरेक्शनल पे बात कर रहे हैं। क्या डायरेक्शनल का मतलब है? डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हर एक एटम की पोजीशन फिक्स होती है, वो इधर से उधर नहीं भेजा जा सकता। वो मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में जहां भी जिसकी पोजीशन है वो वैसे ही रहता है। तो अगर आप उसकी पोजीशन में कोई चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल बदल जाता है। उसका एग्जांपल मैंने इस तरह से लिया, HCN। अगर ये तीनों एक साथ कार्बन मिडिल में आता है तो इसका स्ट्रक्चर ये है, लेकिन अगर नाइट्रोजन बीच में आ जाता है तो यहाँ पे चीजें बदल जाती है। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट कंपाउंड है। और ये डिफरेंट क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड, दीज आर डायरेक्शनल बॉन्ड। और इन दोनों को आपस में आप आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप कैटायन आयन इधर उधर पोजीशन बदल दें तो उससे डिफरेंस हो जाए। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी सब जगह से नेटवर्क ही बना होता है ना, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन से उसका अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। ये मेन कॉज है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का। अब इसका एक और सिग्निफिकेंस फायदा, आयनिक सॉलिड के अंदर और कोवेलेंट कंपाउंड में, तो जो आप आइसोमर टर्म सुनते हैं, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमर्स आपने 10th क्लास में थोड़ा मोड़ा बेसिक आइडिया लिया है, और 11th 12th में तो बहुत डिटेल में होता है। तो अब आप बात करें अगर आइसोमर्स की, तो आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा कि एटम रिप्लेस हो जाए। तो जैसे ही आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो तो यहाँ आइसोमर्स बन जाते हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड के अंदर चूंकि एटम के इधर उधर करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसीलिए किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर आप कभी भी आइसोमर्स की बात नहीं करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपके पास सिंगल सा आंसर क्या है? क्योंकि दे हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड अगर होंगे तो इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बदलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आपने एटम की पोजीशन इधर उधर की तो उससे मॉलिक्यूल बदल जाता है, और उसी बदलाव के कारण आप उसको आइसोमरिज्म का नाम देते हैं।
तो ये सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर हम लोग डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये एक छोटा सा सेंटेंस था कि आयनिक सॉलिड आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, आयनिक सॉलिड या आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, तो सिंपल सा कह के हम लोग ज्यादातर निकल लेते हैं, लेकिन निकलिएगा नहीं, रुकना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ना है हम लोगों को। तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड एंड डायरेक्शनल बॉन्ड दोनों में डिफरेंसेस आपको क्लियर है कि यहाँ कैसे आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से मैं एक बात समझा दूं आपको, जैसे मैंने ये H के साथ जोड़ रखा है तब तो आप इसको बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहीं पर Na प्लस Cn माइनस लिखता हूं और कहीं पर Na प्लस Nc माइनस लिख देता हूं, तो क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा सीधे लिखनी आयनिक कंपाउंड है ना, बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर से अट्रैक्शन दिखा रहे हो या इधर से अट्रैक्शन दिखा रहे हो, क्योंकि जुड़ा नहीं है, ये तो केवल दिखा रहा है अट्रैक्शन, तो आपको अल्टीमेटली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये Na प्लस ना होकर ये कोवेलेंटली यहां जुड़ा है तो डिफरेंट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार आप देखते ही तुरंत NaCN NaNCN तो आपको तुरंत आइसोमर समझ में आ जाता है, बट ये आइसोमर्स नहीं होंगे बिकॉज दे हैव आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड कार्बन। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को लेकर, जो आयनिक सॉलिड की एक खास प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन पे भी हम लोग अब बात करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आता हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड, तो ये ब्रिटल नेचर होता है। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी आयनिक सॉलिड में फोर्स अप्लाई कर दें तो फोर्स अप्लाई करते ही ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब ब्रेक हो जाना, अपने आयंस में कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक हो जाता है। इसको जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह से आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मेटल में फोर्स जब अप्लाई करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन होता है, तो वहां फोर्स अप्लाई करने के बाद शीट का बनना या वायर का बनना जो कि डक्टाइल नेचर होता है उस तरह का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ जब भी आयनिक सॉलिड में इस पे अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो कैटायन अलग एनायन अलग, मतलब इनके बीच कोई ऐसा नहीं कि ये इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये कैटायन एनायन बिल्कुल अलग हो जाते हैं और यही उसका ब्रिटल नेचर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड के अंदर। आयनिक सॉलिड के अंदर तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर हम लोग बहुत बड़ा पार्ट आगे करेंगे। और चौथी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे रोकते हैं। आज के लिए फिलहाल आप इन सब चीज़ों पे और जो लेटेस्ट एनर्जी उन सब पे काम करें, थ्योरी अच्छे से पढ़ें, और अगली क्लास में हम लोग इस सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डिटेल डिस्कशन पे आएंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इस पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी के लिए फिलहाल आप आज इतनी चीज़ों को पढ़िए, बहुत बारीकी से एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स का नोट बनाइए, एनालिसिस करिए, वीडियोस को कई बार देखिए, और जब भी आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वीडियो को पॉज करिए। आप उस चीज़ को वहाँ पर रोक कर मुझे आप रोक सकते हैं तुरंत, और अपने टॉपिक को दोबारा से पॉइंटेड करते हुए उस चीज़ को दोबारा अच्छे से लिखें। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।